हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू कॉन्सेप्ट्स बाय श्वेता। आज हम कवर करेंगे यूनिट 2 हैजार्ड रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ बीपीएजी 171 डिजास्टर मैनेजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इंट्रोडक्शन से इंट्रोडक्शन में बस इतना बताया गया है कि 20th सेंचुरी आते आते, ठीक है, जब ऑल ओवर दी वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो रहा है उससे पहले डिजास्टर को हम कैसे देखते थे, सिर्फ एक नेचुरल फिनोमिना की तरह। ठीक है, कि डिजास्टर क्या है, एक आपदा है जो नेचुरल चीजों की वजह से होती है। ठीक है, जैसे कि बाढ़ आ गई। बाढ़ क्यों आती है? जब बारिश हो जाती है और रिवर ओवरफ्लो होने लगती है, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा पानी भर जाता है रिवर के अंदर, तब वो ओवरफ्लो होने लगती है, तो वो डाउन जो निचले हिस्से हैं, निचले इलाके हैं, उनकी तरफ जो है पानी फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए जो है बाढ़ आती है ना। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि सॉल्यूशन जो है निकाले गए अब इसी चीज की, जो नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं इनसे बचने के लिए सॉल्यूशन निकाले गए। कैसे सॉल्यूशन निकाले गए? फ्लड से बचने के लिए डैम्स बनाए गए, ठीक है, जिससे हम पानी कंट्रोल कर सके। अर्थक्वेक से बचने के लिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाई गई, जिससे अर्थक्वेक का इम्पैक्ट जो है उन बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत कम हो। ठीक है, नेक्स्ट अब 20th सेंचुरी आते आते ये देखा गया कि ह्यूमन फैक्टर भी इन्वॉल्व किया जाने लगा डिजास्टर के अंदर। सोशल वल्नरेबिलिटी, प्रिपेयर्डनेस, रिजाइलेंस, अब इनको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे इन डिटेल। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ह्यूमन फैक्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया गया। फोकस शिफ्ट हो रहा है सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस की तरफ। ठीक है, सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस मतलब कि कैसे कोई भी डिजास्टर आ रहा है तो जो कम्युनिटीज हैं वो कैसे उस डिजास्टर से कोप अप कर रही हैं, ठीक है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं, ठीक है, और कैसे फिर उस डिजास्टर से रिकवर हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक आया है, ठीक है, तो लोगों ने कैसे उस अर्थक्वेक से कोप अप करा, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट ने क्या हेल्प की, कैसे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या लोग अवेयर हो रहे हैं कि अर्थक्वेक आएगा तो हमें ये चीजें फॉलो करनी है, और कैसे वो रिकवर कर पा रहे हैं उस लॉस से जो अर्थक्वेक की वजह से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई सोसाइटीज आर मोर रिजाइलेंट देन अदर। रिजाइलेंट का मतलब होता है रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों पे किसी भी पर्टिकुलर चीज का कम इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ लोगों पे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ऐसा क्यों हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थक्वेक आया है, ठीक है, तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा पहले अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाने में, तो उनकी बिल्डिंग्स पे कम इम्पैक्ट पड़ा होगा। ठीक है, और जिनकी नॉर्मल बिल्डिंग्स होंगी उनकी बिल्डिंग्स ऑब्वियसली गिर गई होंगी या कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रखा था उन पे कम इम्पैक्ट पड़ा, और जिन्होंने नहीं किया था उन पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 3 पॉइंट्स में ये बताया गया है कि डेफिनेशन है जो डिजास्टर की उसको और एक्सटेंड किया गया है, जिसमें मैन मेड चीजें भी इन्वॉल्व की गई हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट हो जाता है, न्यूक्लियर लीक्स हो जाते हैं, टेररिज्म जैसी चीज को भी जो है साइकोलॉजिकल हैजार्ड के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे दो व्यू। ठीक है, फर्स्ट इज फेटलिस्टिक व्यू, नेक्स्ट इज ह्यूमन सेंटर्ड व्यू। ठीक है, तो पुराने टाइम में जब देखा होगा आपने, जब इंसानों का एक तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि भगवान वगैरह की पूजा ना करके, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बिलीफ्स होते हैं, तो डिफरेंट गॉड्स को बिलीव ना करके लोग पहले नेचर की पूजा किया करते थे। ठीक है, और जब भी मान लो बाढ़ आई, फसल खराब हो गई, तो लोग मानते थे कि भाई जो नेचर है वो क्या कर ले रही है, अपना रिवेंज ले रही है, क्योंकि शायद हमने जो है हमसे कुछ गलती हो गई। ठीक है, तो इसीलिए तो इस व्यू को बिल्कुल नकारते हुए जो है एक ह्यूमन सेंटर्ड व्यू आया, जहां पे ये माना गया कि डिजास्टर क्या है, मैन मेड है। ठीक है, इवन नेचुरल हैजार्ड भी तभी डिजास्टर बनते हैं जब किसी पॉपुलेशन पे अफेक्ट होता है उन सब चीजों का। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, कैसे समझेंगे हम? कि अर्थक्वेक से, अर्थक्वेक आया, अब अर्थक्वेक एक ऐसे एरिया में आया पहाड़ी इलाके में। ठीक है, पहाड़ी इलाके में अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो वहां पे कोई रहता नहीं है ना, पॉपुलेशन नहीं रह रही है ना, तो उनपे उस चीज का इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो उसको एक डिजास्टर माना नहीं जाएगा। ना ही आप कहीं न्यूज में सुनोगे, अगर सुनोगे भी तो कहीं 2-3 मिनट के लिए आया होगा। ठीक है, बट अगर कहीं पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे अच्छी खासी बसापत है, बसापत मीन्स मतलब वहां पे लोग रह रहे हैं बहुत अच्छे खासे, अगर इस ऐसी जगह पे जब अर्थक्वेक आ रहा है तो लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो तुरंत मीडिया पहुंच जाएगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एक नेचुरल हैजार्ड तभी डिजास्टर बनता है जब उसका इम्पैक्ट हो पॉपुलेशन के ऊपर। नेक्स्ट हैजार्ड, अब देखेंगे हम हैजार्ड क्या है। हैजार्ड है एक पोटेंशियल और लेटेंट कॉज ऑफ हार्म। ठीक है, कि एक्सपेक्ट करना कि हाँ भाई ये चीज हो सकती है। इट बिकम एक्टिव विद द राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फैक्टर, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, जब वो दोनों अकर होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल समझेंगे। आई नो डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आएगा। हैजार्ड का हिंदी में मतलब होता है जोखिम। ठीक है, जोखिम।
एग्जाम्पल से एक केमिकल प्लांट है जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर है, ठीक है, और रात में अगर उस केमिकल प्लांट में कोई गैस लीक वगैरह हो जाती है, ठीक है, और आसपास की पॉपुलेशन उससे मर जाती है, तो ये क्या है, एक एक्सपेक्टेड हजार्ड ही तो है कि लोगों को पहले से पता है कि भाई यहाँ पे एक केमिकल प्लांट है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, स्टिल लोग वहां पे रह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल टू कॉज हार्म इफ ट्रिगर्ड। नेक्स्ट इज, यहाँ पे डिफरेंट क्लासिफिकेशन बताया गया हजार्ड के बाय एस गोपाल कृष्णन। फर्स्ट इज सडन ऑनसेट हजार्ड, ठीक है, यानी कि जो अचानक से आ जाए, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड्स, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, वोल्केनिक eruption, लैंडस्लाइड। सेकंड इज स्लो ऑनसेट हजार्ड। एग्जाम्पल लो ओजोन लेयर का, जो अच्छे से समझ में आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कैसे धीरे धीरे जो ओजोन लेयर है उसका जो हॉल है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। थर्ड इज इंडस्ट्री टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। इंडस्ट्रीज में कोई एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है, कोई एक्सप्लोजन हो जाना किसी केमिकल की वजह से, तो ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल हजार्ड है। एपिडेमिक आ जाना, जैसे कि कोविड देखा हमने, है ना, तो ये सब भी क्या है, एक एपिडेमिक भी क्या है, एक हजार्ड है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हाँ, इस पर्टिकुलर चीज से इन फ्यूचर जो है हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, एक्सपेक्ट करें पोटेंशियल हजार्ड, है ना, देख रहे हैं। डेफिनेशन और प्रोसेस समझते हैं। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन क्या इन्वॉल्व करता है, साइंटिफिक एनालिसिस, ठीक है, टू ट्रेस कि भाई ये पर्टिकुलर चीज की वजह से जो है डिजास्टर, ये एक डिजास्टर में तब्दील हो सकती है या चेंज हो सकती है या ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब हम क्या क्या चीजें देखेंगे, फर्स्ट सोर्स देखेंगे कि सोर्स क्या है हजार्ड का, क्यों ये आगे जाके या कभी भी हमें हार्म कर सकता है। फर्स्ट, केमिकल कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन, जैसे कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो केमिकल्स को रिलीज कर दे रही है वाटर के अंदर, जिससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, आगे जाके उस पानी को जानवर भी पी रहे हैं, ठीक है, लोगों के घरों में भी वही प्योरीफाई करके आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, असेसिंग देयर इम्पैक्ट ऑन स्पेसिफिक एलिमेंट। अब उस पानी का ही इम्पैक्ट मान लो ह्यूमन हेल्थ पे क्या होगा, प्रॉपर्टी पे क्या होगा, इन्वायरमेंट पे क्या होगा, ठीक है। थर्ड, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल मैनमेड कंपोनेंट। हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर हजार्ड है नेचुरल है या मैनमेड चीजों की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो ये केमिकल कॉजिंग वाला क्या है, मैनमेड का एग्जाम्पल है, ठीक है, मैनमेड। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक नेचुरल हजार्ड है या मैनमेड हजार्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है यहाँ पे फ्लड का। तो फ्लड क्या है, एक नेचुरल कॉज है जो कि हैवी रेनफॉल की वजह से होती है, जिसकी वजह से रिवर जो है ओवरफ्लो होने लगती है, ठीक है। मैन मेड कॉजेज क्या हो सकते हैं, पुअर लैंड यूज पॉलिसीज, ठीक है। अब इसमें मैन मेड वाला फैक्टर देखना है हमें कि भाई बाढ़ आ गई, तो अब इसमें इंसानों की ये गलती है, इंसानों की ये गलती है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी अलॉट रखती है और अलर्ट भी रखती है कि भाई ये जो पर्टिकुलर एरियाज हैं, रीजन्स हैं, ये क्या है, डूब क्षेत्र में है, मतलब यहाँ पे अगर कभी भी भारी वर्षा हुई तो ये नदियों का स्तर जो है बढ़ जाएगा और यहाँ की जो आसपास के जो गांव है वो डूब सकते हैं, ठीक है। स्टिल बट लोग वहां पे जाके रह रहे हैं, है ना, अब वो चाहे उनकी भाई कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, उनपे पैसा कम हो या उनकी वो जमीन हो, पुरानी पुश्तैनी जमीन हो, ठीक है, या उनकी वो रोजी रोटी हो, कोई भी फैक्टर हो सकता है, बट स्टिल लोग रह रहे हैं, तो ये क्या है, हम क्या कहेंगे, इस चीज को एक मैन मेड कॉज कहेंगे। नेक्स्ट इज पॉलिसी डायमेंशन। अब यहाँ पे जो मेन रोल प्ले करना होता है वो गवर्नमेंट को करना होता है, जो गवर्नमेंट अच्छे से नहीं कर पा रही है, जितना जितना मैं अपने पीओवी से बता रही हूँ, जितना मैं देख पा रही हूँ गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं वहां पर अगर लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट का काम है कि भाई उनको वहां से हटा के कोई और प्लेस देना या फिर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना जिससे ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि जब बाढ़ आती है और लोग उससे इम्पैक्ट होते हैं तो गवर्नमेंट ही तो फ्री खाना प्रोवाइड कराती है ना, उनके मेडिकल के लिए फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज देती है, तो एक तरीके से ये सब चीज ना हो तो उसके लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनानी चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ हजार्ड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल हजार्ड्स देख चुके हैं, मैनमेड भी देख चुके हैं, मैनमेड और देख लेते हैं, पॉल्यूशन हो गया, हाई लेवल ऑफ SO2 हो गया, ऑयल स्पिल हो गया, पेस्टिसाइड एक्यूमुलेशन हो गया। पेस्टिसाइड एक्यूमुलेशन कैसे होता है, जब फार्मर जो है पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं प्रॉपर, वो जो पेस्टिसाइड का स्प्रिंकल वो करते हैं वो जाके फिर सॉइल में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, और सब्जियों पे भी एक्यूमुलेट हो जाता है, जो फिर वो डायरेक्टली अगर हम उसको सब्जियों को अच्छे से जो है धो वगैरह के या फिर प्रॉपर
ट्रीटमेंट करके नहीं खा रहे हैं तो वो हमें ही, हमारी ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क। रिस्क क्या है? एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है यूज टू एस्टिमेट लगाना कि अगर ये पर्टिकुलर डिजास्टर आया तो इससे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सपेक्ट करना लॉस। अब यहाँ पे हम लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हैजार्ड। ठीक है, कि क्या क्या जोखिम जो है हमें उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉस, कि अगर ये पर्टिकुलर डिजास्टर आया तो इससे कितने लोगों की जानों का खतरा, प्रॉपर्टी का खतरा, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज वगैरह जो बनी हुई है, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, उनका क्या खतरा है। ठीक है, अब इसमें इन्वॉल्व करते हैं, हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट। फर्स्ट इज लोग। ठीक है, कि लोगों की जान को क्या खतरा, प्रॉपर्टी एंड सिस्टम लाइक टू सफर डैमेज, यानी कि किन किन चीजों का डैमेज हो सकता है। अब रिस्क को हम कैसे एनालाइज करेंगे? फर्स्ट पहले हम देखेंगे नेचुरल प्रोसेस में हम अलॉट करेंगे कि भाई नेचुरल के अंदर क्या क्या, अर्थक्वेक आ रहा है, फ्लड आ रहा है, तो ये क्या एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, इस चीज को हम एक तरीके से नहीं, अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो उसको हम रोक थोड़ी सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट वगैरह जो हो रहे हैं। थर्ड हम देखेंगे केमिकल प्रोसेसेस, कि भाई कोई केमिकल जो टॉक्सिक लीक्स हो जाती हैं जिनसे कॉमन जो लेबर है वहां पे काम कर रही है उनकी जान जाती है। ठीक है, तो ऐसे में एनालाइज करेंगे किस किस टाइप के जो रिस्क है, क्या क्या टाइप के रिस्क जो है ऑलरेडी एनवायरमेंट में। उसके बाद हम लगाएंगे रिस्क असेसमेंट। ठीक है, रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है कि मेथोडोलॉजी टू डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क बाय एनालाइजिंग हैजार्ड एंड इवैल्यूएटिंग वल्नरेबिलिटी। देखो, एक मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है कि पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्या क्या रिस्क है। ठीक है, उसके बाद इस टाइप की सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करना कि जिससे ये रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है वो रिड्यूस हो। ठीक है, मतलब रिस्क असेसमेंट क्या है? एक मेथोडोलॉजी टू डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क, कि जो रिस्क है वो किस हद तक हो सकता है और हम उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं, हम कैसे उस रिस्क से कॉम्बैट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे जो है भारी नुकसान ना हो। ठीक है, लोगों के ऊपर। अब चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस ये आते हैं कि डाटा बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, एनालाइज करने के लिए जो डाटा है वो बहुत ज्यादा कम है। थर्ड सेकंड इज मल्टी हैजार्ड एरिया। कुछ एरियाज ऐसे भी है जहाँ पे साइक्लोन भी आ रहे हैं, फ्लड भी आ रहे हैं, अर्थक्वेक भी आ रहे हैं, तो इस टाइप के एरिया में कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। थर्ड, रिस्क हमेशा जो है इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होता है, हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते रिस्क को। थर्ड चैलेंज ये है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन रोल किसका होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव का। ठीक है, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है उनको रिस्क रिडक्शन पॉलिसीज बनानी चाहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्क इवेल्युएशन। रिस्क इवेल्युएशन के अंदर हम देखते हैं फोकस रहता है ऑन कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ रिस्क रिडक्शन मेजर्स। अब देखो, इसको भी मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट डैम बनवा रही है, ठीक है, डैम पे खर्चा कर रही है फ्लड से बचने के लिए, है ना। अगर एक डैम बनाने में गवर्नमेंट ने 50 करोड़ लगाया तो गवर्नमेंट ये भी एक्सपेक्ट करती है कि उस डैम से हमारा उतना प्रॉफिट आए, क्योंकि डैम खाली फ्लड से बचने के लिए थोड़ी होता है, डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, है ना, और उस इलेक्ट्रिसिटी को लोकल घरों में प्रोवाइड भी करा सकते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखती है कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो उससे हमें जो है गेन भी हो। ठीक है, अगर हमने 50 करोड़ लगाया तो उससे एटलीस्ट हम 70 से 80 करोड़ का बेनिफिट जो है ला पाए और लोगों का भी भला हो। नेक्स्ट इज रिस्क परसेप्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है? अवेयरनेस ऑफ रिस्क विच वेरी अक्रॉस सोसाइटीज। मतलब डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर आ रहा है, अगर अर्थक्वेक आ रही है तो हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है ना। स्कूल्स में सिखाया जाता है ना, अब सिखाया जाने लगा है, जब हम छोटे थे तो शायद नहीं सिखाते थे, अब बट फिर भी बताते हैं कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो कैसे आपको टेबल के नीचे बैठ जाना है ना, दीवारों से दूर हट जाना है ना। अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है तो वहां से निकल के कहीं ऐसी सेफ प्लेस पे जाना जहां आसपास ज्यादा बिल्डिंग्स ना हो। तो ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना जिससे जब कोई भी डिजास्टर आया तो लोग रिस्पॉन्ड कर पाए। ठीक है, उनको एकदम से ये ना हो जाए कि क्या हो गया हमारे साथ, है ना। डिफरेंस यहाँ पे ये बताया कि कैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जो है लोअर परसेप्शन है, लोग ज्यादा अवेयर नहीं है इन चीजों के बारे में कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, बट डेवलप कंट्रीज में हायर परसेप्शन है। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट किस चीज में ज्यादा है? अवेयरनेस क्रिएट करने में। ठीक है, लोगों को अवेयर करने, डेवलप कंट्रीज में क्या होता है कि
लोग बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं। अब चाहे आप ये मान लो कि वो एजुकेटेड है, या वहां की जो गवर्नमेंट है वो ऐसे स्टेप्स उठा रही है, लोगों को कैंपेन वगैरह करा रही है, जिससे लोग अवेयर हो पा रहे हैं कि उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिजास्टर। डिजास्टर तक हम इस वाले पार्ट में करेंगे, उसके बाद वल्नरेबिलिटी से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है। डिजास्टर। डिजास्टर क्या है? एक हजार्ड बिकम अ डिजास्टर ओनली व्हेन इट इज ट्रिगर्ड। देखो मैं ये पॉइंट बता चुकी पहले भी कि एक हजार्ड तभी डिजास्टर बनता है जब वो नेचुरल या मैनमेड फैक्टर्स से इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे आप डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन देख सकते हो। एनी अकरेंस दैट कॉज डैमेज, यानी कोई भी सडन अकरेंस जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है। ठीक है। या जो नॉर्मल इकोलॉजिकल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। या लोगों की जान जा रही है, लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, नहीं हेल्थ सर्विसेज नहीं मुहैया हो पा रही है। मुहैया इन द सेंस कि गवर्नमेंट जो है हेल्थ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करा पा रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिजास्टर कहते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सडन ऑनसेट, कभी भी अचानक से आ सकता है। लार्ज स्केल पे जब लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हो। ठीक है। रिक्वायर्ड आउटसाइड असिस्टेंस। फोर्थ इज थ्रेटन कंटिन्यूटी ऑफ सोशल सिस्टम, यानी कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है लाइफ की वो जब हैम्पर हो जाए। ठीक है। आउटसाइड असिस्टेंस का मतलब है यहाँ पर जब और भी लोग जो है आपकी हेल्प करने आ जाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे भी अदर कंट्रीज में भी जब आउटब्रेक होता है किसी भी चीज का, अगर डिजास्टर आता है तो इंडिया हमेशा हेल्प करता है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर आउटसाइड असिस्टेंस भी हमें मिल रहा है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक है एक डिजास्टर का। एग्जाम्पल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। तो यही तक हम रखेंगे पार्ट 1 में, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। पार्ट 2 में हम रिमेनिंग चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।